हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपके सामने एक केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आवर्त सारणी, जिसे हम पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक से हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ प्रश्न एकदम हमेशा डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक की जो पीरियोडिक टेबल की कहानी है उसको बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको फिर कभी भी पीरियोडिक टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये यूट्यूब पर अपलोड हर एक पीरियोडिक टेबल से मेरे ख्याल से बेटर होगा। चलिए, आपका ख्याल क्या है ये वीडियो देखने के बाद आप बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन का प्रयास, प्राउट की परिकल्पना, डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत, डूमा का सम्मूलक श्रेणी, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, लोथर मेयर का परमाणु आयतन तथा भार वक्र, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। यानी कुल मिलाकर देखें तो हम लोग इन 8 तमाम सिद्धांतों को और नियमों को देखने वाले हैं जो साइंटिस्ट तत्वों को सजाने का प्रयास किए हैं। उन सब के बारे में हम लोग इसमें बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आपको ये सारे फैक्ट जानने हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, आवर्त सारणी की बात करें, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यह आवर्त सारणी क्यों जरूरत थी, आखिर क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। इसके बारे में हम लोग पहले जान लें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों, किसी मौलिक गुण को आधार बना करके पदार्थों की ऐसी व्यवस्था, निश्चित अंतराल के बाद अगर कोई समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित होते हैं तो ऐसी आवृत्ति को, ऐसी व्यवस्था को हम आवृत्ति व्यवस्था या आवृत्ति वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। मतलब आप समझ लो कि कोई एक एलिमेंट है, इसके जस्ट कुछ के बाद एक सर्टेन अंतराल पर सेम क्वालिटी का, सेम गुण का अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है तो यही व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? आवृत्ति वर्गीकरण के नाम से हम जानते हैं। जितने भी वैज्ञानिक हुए दोस्तों, सब ने यही कोशिश की कि हम एक सीरीज में हर एलिमेंट को सजा लें, लेकिन कौन वैज्ञानिक सफल होता है, कौन असफल होता है, ये कहानी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम लोग तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास क्या रहा है। अगर हम बात करें तो तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास लेवाइसिए से शुरू होता है, जिसको हम लोग लेवोजियर पढ़ते हैं। आप जानते हो कि लेवाइसिए को आधुनिक रसायन का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी हम लोग लेवोजियर को कहते हैं। तो इन्होंने भी प्रयास किया था तत्वों को वर्गीकृत करने का। हम जानते हैं कि हमारे नेचर में बहुत सारे एलिमेंट हैं और उन एलिमेंटों को रीअरेंज करना ही पीरियोडिक टेबल का काम है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी की बात अगर हम करें तो कई प्रयास देखने को मिलते हैं जो इन तत्वों को रीअरेंज करने में किए गए थे। सबसे पहला प्रयास देखिए अगर हम, तो डाल्टन का प्रयास है जो 1803 में इन्होंने एक प्रयास किया था। फिर देखते हैं प्राउट की परिकल्पना जो 1815 में की गई थी। डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत, जिसको ट्राइड बोला जाता है, ये 1829 में आया था। डूमा का सममूलक श्रेणी, ये प्रयास 1853 में किया गया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यह प्रयास 1864-65 में किया गया था। लोथर मेयर का परमाणु आयतन का भार वक्र, यह प्रयास 1839 में हुआ था। मेंडलीफ की आवर्त नियम, यह प्रयास 1869 में किया गया था। और आखिर में जिस पीरियोडिक टेबल को पूरी दुनिया फॉलो करती है, वह प्रयास मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी, ये हुआ था 1913 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये तमाम प्रयासों को बड़े ही विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले प्राउट की परिकल्पना देखें तो प्राउट ने क्या बताया था, किस चीज़ के बारे में बताया था प्राउट ने? तो विलियम प्राउट ने 1815 में यह कल्पना की कि जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं के संगठन मात्र है। मतलब ये है कि सब हाइड्रोजन परमाणु से ही मिलकर के बने हैं, उसी के इक्विवेलेंट है। तो सभी तत्वों के परमाणु भार और हाइड्रोजन के परमाणु भार जो है वो एक दूसरे के गुणक हैं, ऐसा मानना था प्राउट का। और इसीलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि नाइट्रोजन का परमाणु भार अगर 14 है, इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 14 परमाणुओं से मिलकर के बना है। इस आधार पर किसी तत्व का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का गुणक होगा, यानी उसका मल्टीपल होगा। यह परिकल्पना था प्राउट की। लेकिन दोस्तों, इस परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व भी थे जिनके परमाणु भार पूर्णांक न होकर के दशमलव में
आए थे। जैसे आप देख लो क्लोरीन की भार की बात करें तो 35.5। अब कहोगे ये हाइड्रोजन का मल्टीपल कहाँ से आएगा, तो इन सब कारणों से प्राउट की यह परिकल्पना त्याग दी गई। तो इन्होंने सबसे पहला सजाने का काम यहाँ से किया था। अब चलते हैं आगे, जानते हैं कुछ और बात। अगर हम बात करें डोवेराइनर की, तो डोवेराइनर ने बहुत हद तक यह प्रयास किया कि तत्वों को वो रीअरेंज कर दें, और उन्होंने एक प्रयास 1829 में किया था। दोस्तों ईयर जरूर याद रखना, क्योंकि प्रश्न ईयर से बहुत पूछे जाते हैं। 1829 में जर्मन साइंटिस्ट हैं डोवेराइनर, इन्होंने समान गुण धर्म वाले अनेक तत्वों को 3-3 के समूह में ग्रुप बनाया, है ना, 3-3 का ग्रुप बनाया और परमाणु भार के वृद्धि के अनुसार उनको रखा। यानी आप एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में डोवेराइनर ने तत्वों को रखा है, और उन्होंने कहा क्या है कि प्रत्येक समूह के जो बीच वाला तत्व होगा उसका परमाणु भार प्रथम तत्व और तृतीय तत्व यानी जो तीसरे नंबर का तत्व है उसके परमाणु भार के योग का लगभग मध्यमान यानी एवरेज वैल्यू होगी। मतलब आप समझ लो, जैसे अगर 1 है, 2 है और 3 है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझना। 1 है, 2 है और 3 है, तीनों ने क्या कहा, जो ये बीच वाला वैल्यू आपको दिख रहा है, ये इसको और इसको अगर हम जोड़ दें और 2 से भाग कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। जैसे अगर हम 1 को और 3 को जोड़ के 2 से भाग दें तो मध्यमान निकल के आता है 2, जो इसके बराबर है। तो इसी को एवरेज कहा गया, और डोवेराइनर का जो सिद्धांत है वो एवरेज पे ही डिपेंड करता है। तो डोवेराइनर ने ऐसे ट्रिक बनाए, ऐसे ट्रायड्स बनाए, और उन्होंने इस तरीके से तत्वों को रीअरेंज करने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश बहुत हद तक सही साबित नहीं हुआ। चलिए आपको बताता हूँ कहाँ पर डोवेराइनर फेल हो जाते हैं। डोवेराइनर ने जो त्रिक नियम दिए और जो 3-3 का ग्रुप बनाया उसी को दोस्तों ट्रायड बोला जाता है, यानी त्रिक कहा जाता है। डोवेराइनर ने क्या कहा, सबसे पहले देखो तो उन्होंने जो सबसे पहला ट्रायड्स दिया वो दिया है कि लिथियम, उन्होंने कहा कि जो लिथियम है और सोडियम है, पोटाशियम है, कौन कौन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इनमें एक ही रासायनिक गुण होते हैं, और इन्होंने इन तीनों का एक ट्रायड बनाया। क्या बनाया दोस्तों, एक ट्रायड बनाया, एक त्रिक बनाया। और मैं आपको बता दूं, जो ट्रायड बनाया उन्होंने क्या कहा कि जैसे लिथियम जो है ये इनका पहला एलिमेंट हुआ जिसका एटॉमिक मास होता है 6.9 यूनिट। सोडियम जो है इसे हम Na से दर्शाते हैं, इसका लगभग मान होता है 23.0 यूनिट, और पोटाशियम की बात करें तो 39 यूनिट। अब देखो दोस्तों, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, अगर हम जोड़ते हैं तो करीब करीब 46 के आसपास, 47 के आसपास जाता है। तो अगर 2 से भाग दो तो नियर अबाउट 23 के नियर अबाउट पहुंचता है। तो इसे जो डोवेराइनर है इन्होंने पहला ट्रायड माना और लगभग मान लेकर के इस ट्रायड को इन्होंने प्रूफ कर दिया कि इस तरह से हम तत्वों को रीअरेंज कर सकते हैं। आगे देखें, डोवेराइनर का दूसरा ट्रायड कौन आया, तो आता है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। इन्होंने कहा कि इन तीनों का भी अगर हम ट्रायड बनाएं तो तीनों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो एक ही होते हैं, इस तरह से हम इसका एक ट्रायड बना सकते हैं। जरा देखिए इनका यह नियम, एवरेज नियम, कहाँ तक सही साबित होता है। कैल्शियम जिसका सिंबल होता है Ca, 40.1 यूनिट इसका एटॉमिक मास है। स्ट्रोंटियम जिसका Sr और ये 87.6 यूनिट, और बेरियम जिसको हम Ba से डिनोट करते हैं 137.3। अब आप इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड अगर करते हो तो नियर अबाउट 87.6 के आसपास आप पहुंच जाते हो। तो इस ट्रायड को भी डोवेराइनर ने कहा कि यह भी सही है, हम सजा सकते हैं तत्वों को इस तरह से। अगला ट्रायड उन्होंने लिया जिसमें उन्होंने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इन्होंने कहा कि इसका भी रासायनिक गुण समान है, अतः हम इसका भी ट्रायड बना सकते हैं, त्रिक बना सकते हैं। और इन्होंने जो ट्रायड बनाया जिसमें क्लोरीन का जो सिंबल होता है Cl, एटॉमिक मास 35.5 यूनिट, ब्रोमीन का Br, इसका एटॉमिक मास देखें तो 79.9 यूनिट, और आयोडीन जिसका I होता है इसका एटॉमिक मास देखें तो 126.9 यूनिट होता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो इसके नियर अबाउट में आपका मान आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी ट्रायड मान लिया गया, और अगला ट्रायड इन्होंने चुना जिसमें इन्होंने कहा कि सल्फर, सेलेनियम और ट्यूलेरियम, इसका भी रासायनिक गुण समान होता है, अर्थात इससे भी हम एक ट्रायड यानी त्रिक बना सकते हैं। तो इन्होंने इसका भी ट्रायड बनाया, और इन्होंने कहा कि देखो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32.06, सेलेनियम का इसका सिंबल Se होता है 78.96 यूनिट, और ट्यूलेरियम का Te होता है 127.60 यूनिट। तो इन्होंने कहा कि अगर आप
इन दोनों को जोड़ करके इससे डिवाइड करो तो अब थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन आने लगा, नियर अबाउट में वैल्यू नहीं पहुंचने लगी और फिर से जो डोबेराइनर का ट्रायल था वो थोड़ा सा डगमगाने लगा। जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे वो थोड़ा सा क्या हुआ दोस्त, डगमगाने लगा। और इस डगमगाने के चक्कर में इन्होंने अगला ट्रायल रखा जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक को रखा गया। इन्होंने कहा कि इसका भी रासायनिक गुण समान है और इससे भी हम एक ट्रिक बना सकते हैं, एक ट्रायड बना सकते हैं। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन को तो एस से एन से हम डिनोट करते हैं, इसका 14 होता है, फास्फोरस पी से इसका 30 होता है और आर्सेनिक एस इसका 74.9 यूनिट होता है। तो इन्होंने कहा कि हम इससे भी ट्रायड बना सकते हैं। और जब इन्होंने इसे ट्रायड बनाया दोस्तों तो होता क्या है कि इतना ज़्यादा वैरी, अब देखो इसे डिवाइड करके 14 को और 74 को जोड़े तो जोड़ करके और 2 से डिवाइड दे तो करीब करीब इसका जो मिड पॉइंट आता है करीब करीब 45 के नियर अबाउट पहुंच जाएगा, यानी 15 का फासला आ जाता है। और यहीं पर डोबेराइनर का यह जो ट्रायड प्रिंसिपल था, जो त्रिक सिद्धांत था, इसको लोगों ने नकार दिया और इनका प्रयास यहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो 3-4 ट्रायड तक इनका जो सिद्धांत था वो चला था। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किसने त्रिक बना करके तत्वों को रीअरेंज करने का प्रयास किया तो उनका नाम था डोबेराइनर। कहाँ के साइंटिस्ट थे दोस्तों, ये जर्मन थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रयास को देखते हैं जो है ड्यूमा का सममूलक श्रेणी प्रयास। इसमें ड्यूमा ने 1853 में देखा कि समान गुण धर्म वाले जो तत्व हैं उनके परमाणु भार सजातीय श्रेणी वाले के जो होते हैं ना उनके गुण के बराबर ही होते हैं। जैसे समान गुण धर्म वाले तत्वों का परमाणु भार समान होता है। देखा गया आगे चल करके कि अधिकांश तत्वों की ऐसी सजातीय श्रेणी नहीं बन सकती है जिसका समान गुण धर्म हो। तो इस तरह से इनकी परिकल्पना भी विफल हो गई थी। तो ड्यूमा का सममूलक श्रेणी भी सफल नहीं हो पाया था। अगला अगर ट्रायल देखें, अगला अगर हम एलिमेंटों के रीअरेंजमेंट को देखें तो आए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ये काफ़ी हद तक ठीक ठाक गए थे लेकिन फिर से बीच में फिर से ये असफल हो गए थे। क्यों? तो इनके बारे में देख लीजिए 1864-65 में, किसी बुक में 1866 भी आपको मिलेगा तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट 64 से 65 आप लेके चल सकते हो। यह एक अंग्रेज साइंटिस्ट है, यानी ये ब्रिटेन के थे। इन्होंने स्पष्ट किया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो हर एक तत्व अपने आने वाले तत्वों के जो है आगे वाले जो तत्व होते हैं उनके गुण धर्म के समान होंगे। मतलब इन्होंने यह कहा कि एक तत्व जो है इसका ठीक 8वां तत्व जो होगा ये इससे मिलता जुलता गुण धर्म का होगा, है ना। यहाँ पर 8वां तत्व आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 8 एलिमेंट, 8वां तत्व जो है ये इसके गुण धर्म में समान होंगे। और इन्होंने इसकी जो तुलना है ये संगीत के ध्वनि से किया, संगीत के सुरों से किया। जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, फिर से रिपीट 8वां सुर वही आ जाता है। इस तरह से इन्होंने कहा कि ठीक उसी प्रकार जैसे संगीत में 8वां तथा पहला ध्वनि सुर समान होते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। आपसे पूछ सकता है कि संगीत के सुरों से किस साइंटिस्ट ने तत्वों को रीअरेंज करने का प्रयास किया, तो उनका नाम है न्यूलैंड्स ने किया। ठीक है, चलिए इनके अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखिए, इन्होंने जो बनाया वो मैं आपको जरा बता दूं। देखिए इन्होंने न्यूलैंड्स ने जो बनाया, इन्होंने अपने पहले एलिमेंट के रूप में हाइड्रोजन को रखा, ठीक है। और इनका जो लास्ट एलिमेंट था वो था थोरियम। आपको बस यही 2 लाइन याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स के ऑक्टेव में 8वां जो अंतिम एलिमेंट है वो कौन सा है, तो आंसर हमेशा थोरियम याद रखना है। दोस्तों इन्होंने क्या कहा था इसको जरा समझ लें आप। जैसे इन्होंने कहा कि ये पहला एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, फिर से ये 8वां जो है इसका गुण धर्म दोनों का समान होगा। फिर इस तरह से कैल्शियम, फिर इसमें, तो ये आगे चल कर के फॉलो नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से न्यूलैंड्स के ऑक्टेव प्रिंसिपल को त्याग दिया गया। अगर हम बात करें तो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव में अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है, ये याद रखना है। और न्यूलैंड्स ने अपने आवर्त सारणी में 56 तत्वों को शामिल किया था। उस समय कितने तत्व खोजे जा चुके थे दोस्तों? 56। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट को रखा गया था, तो 56। आपको मैं एक बात बता दूं, न्यूलैंड्स ने यह स्टेटमेंट दे दिया था कि 56 से ज़्यादा एलिमेंट अब नहीं खोजे जा सकते हैं, जबकि यह जो स्टेटमेंट था ये गलत साबित हो गया जब आगे के पीरियोडिक टेबल बने। तो यह भी याद रखना है। और इसके जो अंतिम तत्व है वो थोरियम, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो यह सिद्धांत भी आपका खत्म हो जाता है। अगले सिद्धांत की ओर बने तो ये थोड़ा सा विश्वसनीय हुआ और बहुत हद तक लोगों ने इसको माना भी और इसको
बहुत हद तक कामयाबी मिली इस पीरियोडिक टेबल को। मेंडलीव का आवर्त सारणी, दोस्तों महान रशियन वैज्ञानिक है मेंडलीव, इन्होंने 1869 में, चलो मैं थोड़ा सा लिख से हट के आपको बता दूं, 1869 में बताओ भारत के किस महापुरुष का जन्म हुआ था? कमेंट में आप जरूर जवाब देंगे। 1869 में तत्व तथा उसके यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन करके एक नियम को प्रस्तुत किया था जिसे हम मेंडलीव का आवर्त नियम या मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। तत्वों को एक आवर्त सारणी के रूप में मेंडलीव ने सबसे पहली बार निर्माण किया था। इसके ऊपर आप लोगों ने जितने भी प्रयोग देखे, जितने भी प्रयास देखे, उन्होंने एक श्रेणी में, एक सारणी में तत्वों को रीअरेंज नहीं किया। हाँ, न्यूलैंड्स ने बहुत हद तक प्रयास किया लेकिन उनके सारणी को नहीं माना गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि मेंडलीव पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी का रूप दिया है। अच्छा, मेंडलीव का नियम क्या था? ये वीवीए बना लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस चीज पर डिपेंड करता है या किसको आधार मान के बनाया गया है। तो मेंडलीव ने जो नियम दिए, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मतलब समझ लो दोस्तों कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था ये उस परमाणु भार के आधार पर बनाया गया था, यानी ये एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंट था, एटॉमिक मास के आधार पर बनाया गया था। तो यह प्रश्न याद रखना। अच्छा, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई दोस्तों, उसमें दो तरह की लाइनें हैं। कितनी तरह की लाइन है? दो तरह की लाइन है, जिसमें ऊर्ध्वाधर जो लाइन है उसे हम आवर्त कहते हैं और जो क्षैतिज लाइन है, ठीक है, उसे हम वर्ग के रूप में जानते हैं। तो ये याद रखना है। अच्छा, मेंडलीव के जो द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी उसमें 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। देखो दोस्तों, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 8 वर्ग भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन आपका कहीं कहीं एग्जाम में गलत हो जाता है, इसलिए आप 9 वर्ग याद रखना, ठीक है। मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी मैंने बताया था कि न्यूलैंड्स के समय कितने थे? 56 थे। जब मेंडलीव आवर्त सारणी बना रहे थे उस समय तत्वों की संख्या हो गई थी 63। यानी अगर आप न्यूलैंड्स के स्टेटमेंट को जरा जज करके देखो कि उन्होंने कहा था कि भविष्य में 56 से ज़्यादा तत्व नहीं हो सकते हैं, तो यह स्टेटमेंट इनका यहीं पर गलत साबित हो गया। और यहाँ से मेंडलीव थोड़ा सा सतर्क हो गए कि अगर उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया और स्टेटमेंट गलत हो गई तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि 63 एलिमेंट ही होंगे? बिल्कुल इन्होंने यह बात नहीं कहा। और अपनी पीरियोडिक टेबल में भविष्य में जो अज्ञात तत्व थे, जो इनको लगा कि इनके बीच में कोई तत्व हो सकता है, उनके लिए इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया अपने आवर्त सारणी में, और यह इनके आवर्त सारणी का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। तो इन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी थी। दोस्तों, मेंडलीव के समय में अक्रिय गैस का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी खोज नहीं हुआ था, इनर्ट गैस नहीं थे उस समय, इसलिए इन्होंने अपने आवर्त सारणी में इसका कोई स्थान नहीं दिया था। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। मैंने कहा ना कि इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि हो न हो इन फ्यूचर कभी न कभी तत्व जरूर खोजे जा सकते हैं। और इन्होंने मेनली जो 3 जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 देख लें, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो उस समय में ज्ञात नहीं थे, और इन्होंने मेंडलीव ने इन 3 एलिमेंटों के लिए अपने आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिया था। तो अभी हम देखेंगे कि आखिर स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को किन तत्वों में कहां पर रखा गया है। चलते हैं आगे, देखते हैं मेंडलीव के द्वारा जो रिक्त स्थान छोड़े गए थे। अब देखो दोस्तों, इन्होंने जो रिक्त स्थान छोड़ा उसको सिर्फ रिक्त ही छोड़ के नहीं छोड़ दिया था, उन्होंने उसका बजाबते नाम भी रखा था। इन्होंने एक नाम दिया था एका बोरोन, एका बोरोन, जिसका मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर बोरोन, और इस खाली स्थान पर आया है स्कैंडियम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एका बोरोन के जगह पर वर्तमान में किस एलिमेंट को आवर्त सारणी में स्थान दिया गया? तो स्कैंडियम को। इसके बाद इन्होंने एक स्थान छोड़ा था एका एल्यूमिनियम, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर एल्यूमिनियम, और इस जगह पर गैलियम को स्थान दिया गया। और तीसरा इन्होंने छोड़ा था एका सिलिकॉन, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर सिलिकॉन, और इस जगह पर जर्मेनियम को स्थान दिया गया। तो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये 3 आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये 3 एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अभी जो टेक्नीशियन के एग्जाम हुए तो वहां भी इससे प्रश्न देखने को मिले थे। दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी इतनी अच्छी थी, इतना विश्वसनीय था, फिर भी उस आवर्त सारणी में कई दोष थे, कई फॉल्ट थे। क्या क्या वो फॉल्ट थे? तो याद रखना, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान पक्का नहीं रखा था, विवादपूर्ण स्थान था, तो ये एक दोष माना गया है। इन्होंने समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। जो आइसोटॉप्स होते हैं दोस्तों, आइसोटॉप्स के लिए मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं छोड़ा था। आइसोटॉप किसे कहते हैं? तो याद रखना, जिनकी परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, वैसे एलिमेंट को हम आइसोटॉप बोलते हैं, यानी समस्थानिक कहते हैं। तीसरे अगर हम देखें तो समान गुण, यहाँ पर सॉरी सिंबल लिखा गया,
आप लोग समान गुण याद रखना, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है। जैसे Cu और Hg इन दोनों को अलग रखा गया, जबकि एक समान गुण है Ag और Tli इसको भी अलग, L को इसको भी अलग रखा गया, Au और Pt इसको भी अलग अलग, Pb और Ba इसको भी अलग अलग रखा गया। तो यह भी एक दोष माना गया है। अगला दोष अगर देखें हम तो आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया, लेकिन दोस्तों कुछ स्थिति में इस नियम का पालन नहीं किया गया है इस सारणी में, और कहीं कहीं अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व के पहले रख दिया गया है, जो एक फॉल्ट है इस आवर्त सारणी का। जैसे आप देख लो कि आयोडीन जिसका परमाणु भार होता है 126.92 और टोलेरियम जिसका परमाणु भार होता है 127.61। अब यहाँ पर जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें टोलेरियम जो है वो पहले है और आयोडीन जो है वो बाद में रखा गया है। तो इस तरह से यह भी एक फॉल्ट माना गया है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार पीरियोडिक टेबल जरूर देखिएगा, जो आपके पास हार्ड कॉपी में होगा। आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो सकती है बट इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दिया गया इस वीडियो में, इसलिए आप तनिक भी घबराएं ना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीच दोस्तों कोई भी विभाजन रेखा नहीं खींची गई थी। ठीक है, कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था कि इधर धातु होगा इधर अधातु होगा, तो यह भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट माना गया था। अब चलते इन सब फॉल्टों के बाद आखिर में एक साइंटिस्ट आते हैं और वो एक बड़े ही अच्छे पीरियोडिक टेबल को देते हैं जिसे दुनिया आज मानती है और जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोशले ने 1913 में बनाया था। कब बनाया था? 1913 में। दोस्तों अभी तक जितने भी पीरियोडिक टेबल बनाए गए या तत्वों को रीअरेंज करने की कोशिश की गई, तो उन सभी ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को रीअरेंज कर रहे थे। ठीक है, आप सोच के देखो, हो ना हो किसी ना किसी एलिमेंट का परमाणु भार एक समान हो ही जाना है। ठीक है, हर परमाणु का भार अलग अलग हो ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मोशले ने एक नई चीज की खोज की और वह एक नया गुण उन्होंने खोजा जिसको हम परमाणु संख्या कहते हैं। मोशले के अनुसार तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी दोस्तों आप याद रखना कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। यानी परमाणु संख्या को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, Z बराबर P बराबर E हो जाता है। तो ये याद रखना है कि प्रोटॉन की संख्या हो या इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, परमाणु संख्या के बराबर होता है। इन्होंने कहा कि तत्वों के परमाणु संख्या का मान स्थिर होता है, नहीं बदलता है। भार बदल जाता था लेकिन परमाणु संख्या का मान नहीं बदलता, और किसी भी दो तत्वों के परमाणु संख्या एक नहीं हो सकते हैं। इन्होंने इस बात को भी प्रूव कर दिया था। इसलिए इन्होंने कहा कि परमाणु संख्या किसी तत्व का मौलिक गुण है, न कि द्रव्यमान संख्या। तो इसलिए अब से परमाणु संख्या को परमाणु का या तत्व का कह लीजिए मौलिक गुण मान लिया गया, जो नहीं बदलता है, फिक्स्ड होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु संख्या के आधार पर ही बनाया गया है। दोस्तों यहां से एक प्रश्न पूछता है कि हेनरी मोशले की आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या अंतर है? तो अंतर साफ जाहिर हो रहा है, साफ दिख रहा है कि मोशले ने अपनी पीरियोडिक टेबल को परमाणु संख्या के आधार पर बनाया, जबकि मेंडलीफ ने अपना परमाणु जो पीरियोडिक टेबल था इसको परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बनाया था। तो ये फर्क दिख रहा है। अब देखो मोशले ने जो नियम बनाया आवर्त सारणी के लिए वो क्या है कि तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, जबकि मेंडलीफ ने कहा था द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते। तो ये फर्क आपको याद रखना है। जब मोशले ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई दोस्तों, तो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त और 16 वर्ग रखे, और इन्होंने इस आवर्त सारणी में पहले आवर्त का पहला सदस्य बनाया हाइड्रोजन का, जो बिल्कुल विवादापूर्ण स्थान नहीं था, जबकि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में यह विवादापूर्ण स्थान था। तो इसे अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। अब चलते दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की जो कुछ विशेषताएं हैं उसे देख लें, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट जाते हो तो तत्व का जो धात्विक गुण है, जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो कम होता है, जबकि अधात्विक गुण बढ़ जाता है। जो नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टीज होता है वो बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में बढ़ती है। किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। दोस्तों ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये सब मैं अभी आपको डील करके बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक चीज क्लियर कर देंगे इस वीडियो में आपकी।
किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है यह भी हम आपको अभी स्पष्ट बताने ही वाले हैं। किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। दोस्तों कहीं कहीं परमाणु त्रिज्या दे देता है, तो परमाणु त्रिज्या से ही परमाणु की आकार बनती है, तो आप परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हो या परमाणु का आकार भी कह सकते हो। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड तत्व के जो ऑक्साइड होते हैं उसके बेसिक नेचर जो है वो घट जाते हैं। तो ये भी याद रखना, यानी इतने सारे गुण हैं जो आवर्त की विशेषताओं को दर्शाते हैं और भी है, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं वर्ग यानी ग्रुप की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धात्विक गुण में वृद्धि होती है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है जबकि अधातु क्रियाशीलता घटती है। किसी वर्ग में तत्वों की संयोजकता जो है वो समान होती है, एक वर्ग में तत्वों की संयोजकता समान होती है। ये संयोजकता क्या है यह भी अभी हम आपको बताएंगे। किसी वर्ग में सभी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घट जाता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने परमाणु के आकार जो है वो बढ़ते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे अभी। तो इतनी सारी फैसिलिटी जो है ये वर्ग की है, इतनी सारी मतलब जो विशेषताएं हैं आप यहाँ से रखिएगा। देखो दोस्तों इन सब लाइनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बढ़ता है घटता है ना, तो इसे थोड़ा सा बारीक से जरूर देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए। चलिए आवर्त सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और बता दूं मैं आपको। जैसे अगर हम बात करें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो वर्ग के नाम हैं ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे जो फर्स्ट ग्रुप है दोस्तों उसको अल्कली मेटल कहा जाता है, ठीक है, टेंशन ना लो, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में वो। दूसरा ग्रुप है इसको अर्थ अल्कली मेटल कहा जाता है। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, ग्रुप माने वर्ग, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ग्रुप नंबर 13 को दोस्तों बोरोन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप नंबर 14 को दोस्तों कार्बन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप नंबर 16 यानी 16 को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप नंबर 17 को फ्लोरीन फैमिली या हाइलोजन्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों 17 वीवीआई बना लीजिए, हाइलोजन करके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाइलोजन जो है वो एलिमेंट किन ग्रुप के एलिमेंट को कहा गया, तो 17th। अगर हम 18वें ग्रुप की बात करें तो इसे नियॉन फैमिली, जीरो ग्रुप, नोबल गैस या स्टेबल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, यानी 3-4 नाम हैं इस ग्रुप के एलिमेंट को, तो याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको पीरियोडिक टेबल में बताते हैं कि कहाँ से कहाँ किस एलिमेंट को किस नाम से हम जानते हैं। चलिए दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल जो आपको दिख रही है इसमें जो पहला ये वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला रो, इसे हम कहते हैं क्षारीय धातु यानी अल्कली मेटल। दूसरी लाइन जो इधर दिख रहा है इसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है यानी अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। ये 3 से लेकर के 12 तक का जो एलिमेंट आपको इधर दिख रहा है, जो दोनों ओर एरो बना हुआ है, ये इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इधर जो ये जिगजैग लाइन दिख रहा है, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है जिगजैग वाला ग्रीन कलर वाला, ये उपधातु या अर्धधातु जिसको मेटोलाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि जिगजैग लाइन में कौन सा एलिमेंट है, तो इसको मेटोलाइट कहा जाता है। ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये, इसको बोला जाता है कार्बन फैमिली। ये कार्बन फैमिली है जो 14वां ग्रुप है। 15वें ग्रुप में देखो दोस्तों ये जो एन से दिख रहा है इसको नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। और ये जो ओ से शुरू हो रहा है इस ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और ये है आपका जो फ्लोरीन वाला पार्ट है इसको बोला जाता है हाइलोजन तत्व के नाम से जानते हैं या फ्लोरीन फैमिली भी कहते हैं। और इधर जो लास्ट रो जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये रो है आपका अक्रिय गैस जिसको कहते हैं, या जिसको आप नोबल गैस बोलते हो या जिसको आप स्टेबल एलिमेंट बोलते हो। तो आपसे पूछा जा सकता है ना अक्रिय गैस। एक चीज याद रखना, हर आवर्त के लास्ट एलिमेंट जो है वो अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। आवर्त दोस्तों ये जो क्षैतिज रेखा जो इधर वाला जो लाइन है ये लंबा लंबा वाला, इसको हम आवर्त बोलेंगे इधर वाला। तो इस आवर्त में देखो इधर लास्ट वाला लाइन में हर एलिमेंट जो है ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। तो इस तरह से पूछा जाता है दोस्तों। इधर जो दो नीचे की लाइंस दिख रहे हैं इसमें जो 14 एलिमेंट इसमें और 14 एलिमेंट इसमें है, ऊपर वाले को लेंथेनाइट ग्रुप कहा जाता है और नीचे वाले को एक्टेनाइट ग्रुप कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी में मैं आपको ब्लॉक भी क्लियर कर दूंगा अभी। चलिए जानते हैं कुछ और फैक्ट जो आपके पीरियोडिक टेबल से। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके हर एलिमेंट को अच्छे से याद करवा देगा। चलिए दोस्तों, तो अभी आपने पीरियोडिक टेबल में देखा कि कहाँ पर अल्कली मेटल है, कहाँ पर अर्थ अल्कली है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नियोन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और नियोन फैमिली यानी जीरो ग्रुप जिसको कहते हैं नोबल गैस, वह कहाँ पर है। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब देखो आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, ठीक है। एस ब्लॉक,
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। दोस्तों हर ब्लॉक में एलिमेंट की संख्या निश्चित है। जो एस ब्लॉक है उसमें एलिमेंट की संख्या 13 है, पी ब्लॉक में एलिमेंट की संख्या 37 है, डी ब्लॉक में एलिमेंट की संख्या 50 है और एफ ब्लॉक में एलिमेंट की संख्या 28 है। दोस्तों एफ ब्लॉक जो नीचे आपने देखा एक्टिनाइड और एंथेनाइड वाला पार्ट जो देखा जिसमें 14 ग्रुप थे, उसी को जोड़ दो तो 28 जो है ये आपके एफ ब्लॉक के पार्ट हो जाते हैं। और नोट मैंने इस लाइन को डाल ही दिया कि आवर्त सारणी में जो जिगजैग लाइन है उसको धातु, अर्धधातु या मेटेलाइट्स को प्रदर्शित करता है। तो ये ध्यान दें, जो आपको मैंने ग्रीन कलर वाली जिगजैग लाइन बताई थी, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के जो आवर्त हैं उनके तत्वों को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मैंने कई बार एग्जामिनेशन में देखे हैं। कभी कभी पूछ देता है कि इस आवर्त के फर्स्ट एलिमेंट कौन है, लास्ट एलिमेंट कौन है। तो ये याद रखना, हर एलिमेंट को याद रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट को ध्यान रखना। जो फर्स्ट पीरियड है मतलब जो प्रथम आवर्त है, इसमें 2 एलिमेंट है दोस्तों, एक है जो पहला हाइड्रोजन है और लास्ट में हीलियम है, ठीक है। जो दूसरा आवर्त है सेकेंड पीरियड है, उसमें 8 एलिमेंट है, जिसमें पहला एलिमेंट है लिथियम और आखिरी एलिमेंट है आपको नियॉन, ठीक है। जो तीसरा पीरियड है दोस्तों, जो तीसरा आवर्त है उसमें भी 8 एलिमेंट है, जिसमें पहला है सोडियम और आखिरी है आर्गन। जो चौथा पीरियड दोस्तों, इसमें 18 एलिमेंट को रखा गया है, पहला है पोटासियम और आखिरी है क्रिप्टॉन। जो पांचवा आवर्त है इसमें भी 18 एलिमेंट है, इसमें पहला है रुबीडियम और आखिरी है जेनॉन। और जो छठा पीरियड है, छठा आवर्त, इसमें 32 एलिमेंट है, फर्स्ट है सीजियम और आखिरी है रेडॉन। और जो सातवां पीरियड है उसमें भी 32 एलिमेंट है, जिसमें पहला है फ्रांसियम और आखिरी है अननओक्टियम कहते हैं इसे, जो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट खोजा गया है, ठीक है। दोस्तों नोट में ध्यान देना, जो छठा पीरियड उसमें 32 एलिमेंट में जो 14 एलिमेंट उसको लेंथेनाइड ग्रुप कहा जाता है, और जो सातवां पीरियड में 32 में से जो 14 एलिमेंट उसको एक्टेनाइड ग्रुप में रखा गया है, जो आप पीरियोडिक टेबल में देखे हो। ये जो दोस्तों दिख रहा है आपको, ये जो 14 है इसको लेंथेनाइड, इसको हम एक्टेनाइड के नाम से जानते हैं। और देखो हर आवर्त की जो आखिरी एलिमेंट है ये अनक्टियम है आपका लास्ट वाला, और ये सब आपके क्या है, इनर्ट गैस हैं। चलिए दोस्तों आखिर में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो चुके हैं उसे देखते हैं। सोडियम और पोटाशियम 2 ऐसे तत्व है दोस्तों जिसको केरोसिन तेलों में रखा जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पानी में आग लगाने के लिए सोडियम का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कह देते हो ना हम लोग, कहते हैं हम लोग कि पानी में आग लगा देंगे, तो सोडियम रख करके आप पानी में वाकई में आग लगा सकते हो। याद रखना है हाइड्रोजन का नेचर स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का नेचर स्थिर नहीं रहता है। मेनलिफ ने शुरू में जो तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए 2 तत्वों को चुना था, ये याद रखना है कौन से 2 तत्व थे, वो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। सबसे हल्के तत्व का नाम है हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व में ऑस्मियम को लिया जाता है, और सबसे हल्का धातु तत्व देखे तो वो लिथियम है, और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किस एलिमेंट की है तो वो होता है फ्लोरीन की, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु देखे तो वो होता है सीजियम। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर संयोजकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इन सब चीजों की छोटे छोटे डिफिनीशन है, उसे आप देख लीजिए इस वीडियो में। चलिए दोस्तों समझते हैं छोटे छोटे डिफिनीशन को जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं परमाणु संख्या किसे कहते हैं। कई बार एग्जामिनेशन ने पूछा है आपसे कि परमाणु संख्या किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप याद रखना कि परमाणु संख्या की खोज किसने की है, तो हेनरी मोशले ने किया है। याद रखना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है, और आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या आप कह सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु संख्या का डेफिनेशन आपको याद हो गया। चलिए देखते हैं आगे। संयोजकता क्या होता है। संयोजकता की अगर हम बात करें, जिसको हम इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, वैलेंसी। अगर हम संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जो बाहरी कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसकी संख्या से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, संयोजकता ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो याद रखना किसी परमाणु के सबसे जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। किसी भी तत्व के जो बाहर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम मान लो कि अगर ये ऑर्बिट है, ठीक है, इस ऑर्बिट में अगर ये ऑर्बिट है और इसमें
सपोज करो कि ये सोडियम का ऑर्बिट है ये, ठीक है, और इसमें अगर सबसे बाहरी कक्षा में अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी तत्व के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसी की संख्या को हम क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संयोजकता के बाद परमाणु का आकार क्या होता है। परमाणु आकार की बात अगर हम करें, जिसको आप रेडियस से भी पता कर सकते हो, परमाणु आकार की अगर बात करें, यहाँ से अगर प्रश्न आपको अगर पूछता है तो इसमें एक छोटी सी बात याद रखना है कि किसी परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कक्षा के बीच की जो दूरी होती है उसे हम परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, और इसी त्रिज्या से परमाणु के आकार का पता चलता है। जैसे अगर आप मान लो कि ये हमारा कुछ ऑर्बिट है और ये कुछ ऑर्बिट्स है इसमें परमाणु में, तो मान लो कि ये हमारा सेंटर है और यहाँ से यहाँ ये जो दूरी है इसी को त्रिज्या बोलते हैं, और इसी से हम क्या जानते हैं, परमाणु के आकार का पता लगा लेते हैं। तो ये परमाणु के आकार याद रखना है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, अगर हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करें दोस्तों, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने या ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मान लो कोई भी एलिमेंट है, अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वो इसकी ऋणात्मकता कहलाती है, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित या ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आई होप आपको हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आवर्त सारणी की पूरी फुल डिटेल वीडियो थी। इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, इसे अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।